हेलो एवरीवन। देखिए मैं फिर से आपके सामने क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। ज़रा इस क्वेश्चन पर विचार करिए। चलिए देखिए, नीचे जो क्वेश्चन आपको सामने आपके दिखाई दे रहे हैं, आप पढ़िए और आराम से इत्मीनान से सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर करेक्ट है कोई बात नहीं, इनकरेक्ट है तो फिर क्या। देखिए मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। मोहन डील्स विथ ऑनेस्टली एंड बोल्डली। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये आपको बताना है। विथ मोस्ट हम्बली आई कॉल यू टू द पार्टी। सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट, आपको तय करना है। ही हैज़ वर्कड एनफ हार्ड। ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट, आपको तय करना है। ही इज एट अनकॉन्शियस। ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट, आपको तय करना है। शी वॉज वेरी फुलिश एनफ टू ट्रस्ट हर। क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर करेक्ट है कोई बात नहीं, इनकरेक्ट है तो फिर क्या इनकरेक्ट है, ये आपको डिसाइड करना है। चलिए ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों के, इंटरेस्टिंग प्रश्नों के आंसर जानने के लिए आज का वीडियो देखिए मेरे साथ। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए और लगातार देखिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। देखिए लिखा है एक वर्ड आपके सामने, एनफ। क्या लिखा है? एनफ, ठीक। इनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। मतलब अगर चाहे तो हम इसको एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, चाहे तो इसको हम एडवर्ब भी बना सकते हैं। अब बात यह है कि कब ये एडजेक्टिव बनेगा, कब ये एडवर्ब। मतलब कैसे हम जानेंगे कि एडजेक्टिव है, कैसे हम जानेंगे कि एडवर्ब है, या इसी को ऐसे पलट के कह दीजिए कि कैसे हम इसको एडवर्ब बना सकते हैं, कैसे इसको एडजेक्टिव बना सकते हैं, ठीक। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी, मतलब सफिशिएंट, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। पहला चीज़ आप जानिए कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों का काम करता है, ठीक। अब देखिए, अगर हम एनफ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं, अगर हम एनफ को एडवर्ब बनाएंगे, ठीक है ना, तो याद रखिए कि अगर एनफ को एडवर्ब बनाएंगे तो एडवर्ब को हमेशा उस वर्ड के बाद भी लिखते हैं जिसको ये क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है। फिर से सुनिए, ठीक। अक्सर हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, तो एडजेक्टिव में हमने क्या बताया था, याद करिए। अब एडजेक्टिव जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक, वो चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में देखें, एडजेक्टिव का सारा वीडियो, पूरे पार्ट, उसके टाइप सब दिए हुए हैं, जा कर के आप वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए हमने एक एडजेक्टिव के लिए बताया था कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, बताया था। फिर एक चीज़ ये भी बताया था कि एडजेक्टिव को हम दो तरह से यूज करते हैं। एक इसको हम यूज करते हैं प्रेडिकेटिव, ठीक है ना, और एक इसको हम यूज करते हैं एट्रीब्यूटिव, याद करिए, ठीक है ना। एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव भी यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव, दोनों तरह से। अब देखिए प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव क्या होता है। एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसके पहले भी आ सकता है, उसके बाद में, दोनों साइड में आ सकता है। तो अगर एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले आ जाए, कहाँ आ जाए, उसके पहले, मतलब पहले एडजेक्टिव हो, उसके जस्ट बाद कोई नाउन हो, तो ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। कौन सा यूज है? एट्रीब्यूटिव यूज है, ठीक है ना। और अगर कोई एडजेक्टिव है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है और जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद में आता है, कहाँ आता है, उसके बाद में, तो ये एडजेक्टिव का ये प्रेडिकेटिव यूज है। कौन सा यूज है? ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव,
तो एट्रीब्यूटिव मतलब एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसके पहले आएगा। अब प्रेडिकेटिव का मतलब होता है कि एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उसके बाद आएगा। अब जैसे एक उदाहरण एक एग्जाम्पल में दे देता हूँ, जैसे लिख दिया जाए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, या ऐसे मैं लिख देता हूँ आई एम ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? गर्ल को। गर्ल क्या है? नाउन, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। अब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो नाउन के पहले लिखा है कि बाद में? पहले लिखा है ना, तो ये एडजेक्टिव है। और कौन सा यूज है? एट्रीब्यूटिव यूज है। कौन सा यूज है? एट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। और अगर इसी को मैं लिख दूं कि राधा इज ब्यूटीफुल, पेन खत्म हो गई। राधा इज ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? राधा को, ठीक है ना। तो राधा को क्वालिफाई कर रहा है, और राधा क्या है? नाउन है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो भी नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये राधा को क्वालिफाई कर रहा है तो राधा के पहले लिखा है कि बाद में? बाद में लिखा है। तो यही हमारा प्रेडिकेटिव यूज है। कौन सा यूज है? प्रेडिकेटिव यूज कहो या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो मतलब कहने का है कि एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसके पहले भी आ सकता है, उसके बाद में भी। पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव कहलाएगा, बाद में आएगा तो प्रेडिकेटिव, ठीक है ना। अब आगे चलिए देखिए, अब वही चीज़ है कि बताए हैं कि एनफ ऐसा वर्ड है जिसको हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, एडवर्ब भी बना सकते हैं, तो दोनों काम करता है। अब ये एडवर्ब कब बनता है? अगर हम एनफ को एडवर्ब बनाएंगे तो ये हमेशा उस शब्द के बाद आएगा, उस वर्ड के बाद आएगा जिसको क्वालिफाई करेगा। मतलब ये हमेशा प्रेडिकेटिव बनेगा। क्या बनेगा? प्रेडिकेटिव, ठीक है ना। चलिए देखिए, एग्जाम्पल लिखा, ही हैज़ वर्कड हार्ड एनफ, ठीक है ना। अब इसमें ये एनफ आपका एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड को क्वालिफाई करा। ही प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब। और हार्ड आपका एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब, ठीक। और एनफ इस हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है। हार्ड क्या? एडवर्ब। इसका मतलब एनफ एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वो भी एडवर्ब कहलाता है। तो ये इस सेंटेंस में एनफ एडवर्ब है। क्या है? एनफ एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? हार्ड को। अब हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है तो हार्ड के पहले लिखा है कि बाद में? बाद में लिखा है। तो जो एनफ अगर एडवर्ब है तो वो हमेशा बाद में आएगा, जिसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद में, ठीक है ना। अगर इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए कि अगर हम इसी को ऐसे लिख दें कि ही हैज़ वर्कड एनफ हार्ड, मान लीजिए ऐसे लिख, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि ये एनफ आपका एडवर्ब है। किसको क्वालिफाई करा? हार्ड को। हार्ड क्या है? एडवर्ब, जो नीचे सेम वही है। तो अब एनफ एडवर्ब है, तो एडवर्ब अगर एनफ बनेगा तो ये जिसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद आएगा। ये हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है तो हार्ड के पहले आ गया, आना कहाँ चाहिए? बाद में। इसलिए ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर एनफ को हम एडवर्ब बनाते हैं तो ये हमेशा उसके बाद आएगा जिसको ये क्वालिफाई करेगा, ठीक। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे आइए कि एनफ हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। तो अगर हम एनफ को एडजेक्टिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एडजेक्टिव, तो ये हमेशा उस वर्ड के पहले आएगा जिसको क्वालिफाई करेगा। मतलब कहने का ये है कि एनफ एडवर्ब भी है, एनफ एडजेक्टिव भी है। एनफ एडजेक्टिव तब बनेगा जब ये पहले आएगा। कहाँ आएगा? पहले आएगा। चलिए तो एग्जांपल देखते हैं। देयर इज एनफ फूड फॉर एवरीवन, ठीक। अब ये लिखा है एनफ फूड। अब इस सेंटेंस में एनफ इस फूड को क्वालिफाई कर रहा है। फूड क्या है? नाउन। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब ये फूड को क्वालिफाई कर रहा है तो फूड के पहले है कि बाद में? पहले है, पहले है ना, इसलिए ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। देखिए
इस एनफ और इस एनफ में क्या अंतर है? ये एनफ हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है तो हार्ड के बाद लिखा है, ये एनफ फूड को क्वालिफाई कर रहा है फूड के पहले लिखा है। तो अगर एनफ जिसको क्वालिफाई करा उसके बाद में है तो वो एडवर्ब होगा, और पहले रहेगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव के टाइप्स आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। ये कौन सा एडवर्ब है? इस एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब आप टाइम, एडवर्ब आप प्लेस ऐसे ढूंढिए और फिर इसका आंसर आप लोग, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो इन दोनों, ये कौन सा एडवर्ब है, ये कौन सा एडवर्ब है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। देखिए, सी वॉज वेरी फुलिश एनफ टू ट्रस्ट हर। अब ये सेंटेंस मान लीजिए हमारे सामने आ गया, ठीक। अब ये है कि सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो देखिए, ये लिखा है सी वॉज वेरी फुलिश, ठीक है, क्या लिखा है? वेरी फुलिश। तो फुलिश क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। चलिए, एडजेक्टिव हुआ। तो एनफ क्या है? एनफ इस फुलिश को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? फुलिश को। फुलिश क्या आपका? एडजेक्टिव है। ये फुलिश आपका एडजेक्टिव है। एनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो ये एनफ आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो सब सही है। एनफ एडवर्ब है, जिसको क्वालिफाई करा उसके बाद ही आया हुआ है, तो सही लग रहा है। लेकिन देखिए, ये सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है? इसमें साथ में वेरी भी लिखा है। क्या लिखा है? वेरी। वेरी और एनफ, वेरी और एनफ दोनों विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के ये विपरीत हैं, उल्टा है। वेरी के साथ एनफ नहीं आता है, ठीक है ना, याद रखिए। तो यहाँ वेरी दे दिया है, एनफ, स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन वेरी और एनफ दोनों दे दिया, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया। एनफ के साथ वेरी नहीं आएगा क्योंकि दोनों, एक पूरब जाएगा तो एक पश्चिम जाएगा, दोनों विरोधाभासी हैं, ठीक है ना। करेक्ट करना है, इस वेरी को हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है ना। देखिए, वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है? बहुत ज़्यादा लिखा है, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक। उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। एनफ का मतलब भी होता है पर्याप्त, काफ़ी, लेकिन उसकी लिमिट होती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चावल है, मान लिया बोलते हैं पर्याप्त मात्रा, तो उस चावल की एक लिमिट है। हम बोलते हैं मेरे पास बहुत चावल है, तो वो उसका कोई लिमिट नहीं है। तो वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा, ये अनलिमिटेड। एनफ का मतलब भी होता है ज़्यादा, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो जहाँ वेरी आएगा वहाँ एनफ नहीं आएगा, जहाँ एनफ आएगा वहाँ, माने दोनों एक साथ नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। एक वर्ड होता है स्टिल और एक होता है एट। दोनों का मतलब होता है अभी भी, ठीक है ना। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, इसका मतलब होता है अभी, ठीक है। अब बात यह है कि कब हमको स्टिल लगाना चाहिए, कब हमको एट लगाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, स्टिल अभी भी, एट अभी, ठीक। कब ये लगाना चाहिए, कब ये लगाना चाहिए। चलिए देखिए, बहुत अच्छा रूल है। चलिए देखिए, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। इसका प्रयोग हमको तब करना चाहिए जब कोई काम लगातार चल रहा हो, लगातार चल रहा हो, अभी ख़त्म ना हुआ। कोई काम है, लगातार चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस चल रहा है, और वहाँ पर हमको अभी भी की इंग्लिश अगर लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? स्टिल लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अभी आगे एग्जाम्पल देखिए आप। द बिल्डिंग इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कि ये बिल्डिंग अभी भी निर्माणाधीन है, मतलब इसका निर्माण अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। मतलब कि बिल्डिंग में जो काम है वो लगातार चल रहा है। हमको बोलना है जैसे कि बिल्डिंग में काम अभी भी जारी है, ठीक है ना, ठीक। तो वहाँ पर हम लोग अभी भी की अंग्रेजी के लिए स्टिल लगाएंगे अगर काम वहाँ चल रहा है तो। मैं देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए पहले देखिए, उसी एक वर्ड होता है एट। एट का मतलब होता है अभी। जब कोई काम कुछ देर के लिए रुक गया हो, कुछ देर के लिए रुका मतलब काम समाप्त नहीं हुआ हो, समाप्त ना हुआ हो, कुछ समय के लिए वो काम रुक गया हो, बाकी हो, वहाँ पर अभी की अंग्रेजी हम लोग एट लगाएंगे, ठीक है ना।
एग्जाम्पल देखिए, द बिल्डिंग इज एट टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब ये बिल्डिंग अभी बननी है। तो मतलब देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन, काम चल रहा है, रुका नहीं है। वहाँ पे मजदूर लगे हैं, लेबर लगे हैं, काम लगातार चल रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि बिल्डिंग अब कुछ बनी हुई है, अभी काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ किसी कारण काम वहाँ रुका हुआ है, किसी कारण काम वहाँ रुका, काम नहीं चल रहा है। तो वहाँ अभी की अंग्रेजी हम लोग क्या लगाएंगे, एट। और लगातार चल रहा है तो वहाँ क्या लगाएंगे, स्टिल। ठीक है ना। अब इसको देखिए अभी मैं एग्जांपल आपको बता, स्टिल का मतलब होता है इन कंटिन्यूएशन, मतलब कि काम लगातार प्रोग्रेस है, मतलब लगातार काम चल रहा है। और एट का मतलब होता है समथिंग स्टॉपेड, कि कुछ रुका हुआ है, बट नॉट कंप्लीट, मतलब काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ समय के लिए रुका हुआ है। ठीक है ना। ठीक। अब जैसे देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए कि आपने किसी से, मतलब रुकिए एक सेकेंड, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपको कोई घर खरीदना है, ठीक है ना, कोई घर खरीदना है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, तो आप इसके लिए किसी बिल्डर से मिलेंगे, ठीक है ना, किसी से संपर्क करें कि हमको घर खरीदना है। तो मान लीजिए किसी बिल्डर से आप मिले, ठीक। और एक दिन की बात है कि आप अपने दोस्त के साथ उस बिल्डर के साथ, मतलब आप हैं, आपका दोस्त है, और उस बिल्डर के साथ उस वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है। मतलब कि किसी बिल्डर से आप संपर्क किए हैं, वो बिल्डर कहीं बिल्डिंग बनवा रहा है, उससे आपने बात किया हुआ है, आपने वहाँ बुक कर लिया है, ठीक है, आपने बुक कर लिया है। तो एक दिन जब काम वहाँ चल रहा था, अपने दोस्त को लेकर के आप वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप क्या देखते हैं कि सारे लेबर वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेबर मिस्त्री सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक। अब आप उस घर में पहुँचते हैं, जो फ्लैट आपने बुक किया, आप वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ आपको देखते हैं तो वहाँ आपको कुछ कमी नज़र आती है, ठीक, कि खिड़की में क्या कमी है, दरवाजे में क्या कमी है। तो आप बिल्डर को बता रहे हैं कि ये खिड़की ऐसे रहेगी, दरवाज़ा वैसे रहेगा, मतलब ऐसे वैसे आप बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, वहाँ मिस्त्री भी हैं, लेबर भी हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। आप बिल्डर से बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमको एक दरवाज़ा चाहिए, ये दरवाज़ा हटा देना, ये खिड़की इधर कर देना, ठीक है ना। अब वो बिल्डर आपको जवाब दे रहा है, ठीक है ना। अब वो जवाब दे रहा है तो वो जवाब में आपके बोलेगा कि ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। द बिल्डिंग इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, कि मतलब इस बिल्डिंग, मतलब अभी भी निर्माणाधीन है। इसका मतलब हो गया कि अभी भी निर्माणाधीन है, और जो आप कह रहे हैं वो काम हो जाएगा। बात आई समझ में, ठीक है ना। अब सोचिए कि काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कुछ समय के बाद, उस दिन आप चले गए, कुछ समय के बाद फिर आप अपने दोस्त के साथ वहीं पर पहुंचते हैं। उस दिन पहुंचते हैं तो वहाँ पर ना कोई लेबर है, ना मिस्त्री है, ठीक है, काम रुका हुआ, बिल्डिंग अभी पूरी तैयार नहीं है, लेकिन उस दिन काम नहीं हो रहा था, ठीक है। अब आप फिर उस ठेकेदार से कह रहे हैं कि अरे भाई क्या ये दरवाज़ा इधर चाहिए, आप कमियाँ बता रहे हैं, ठीक है ना, कि ये खिड़की इधर चाहिए, दरवाज़ा उधर चाहिए, आप कमी बता रहे हैं, ठीक। अब वो ठेकेदार अब आपको क्या जवाब देगा कि ठीक है, हो जाएगा। द बिल्डिंग इज एट टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब बिल्डिंग अभी बननी है, ठीक है, अभी बननी है। तो उस वक्त क्या था पोजीशन, वहाँ पोजीशन ये था कि काम रुका हुआ था, केवल बिल्डर वहाँ था। संजोग से आपकी मुलाकात हो गई, या आप उसको अपने साथ ले गए होंगे, तो ले गए तो आपने देखा तो काम ही नहीं हो रहा है। अब बिल्डर को आप कहे कि चलो जरा मैं फ्लैट भी अपना घूम ले, तो जब घूमते हैं तो आप बताते हैं अरे इसमें कमी, इसको इधर कर दो उसका, तो वो बोलेगा कि ठीक है, अभी द बिल्डिंग इज एट टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब बिल्डिंग अभी बननी है, हो जाएगा, ठीक है ना। और वहीं पे लेबर ओबर काम करते, तब अगर आप कमी बताते तब वो ये चीज़ बोलता है, स्टिल लगा करके बोलता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ठीक है। अब चलिए देखिए, ही एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्टिल अनकॉन्शियस, ठीक है ना। ये इसका हिंदी हुआ कि वो अभी भी बेहोश है। अब सोचिए, ठीक है ना, कि अब वो अभी भी बेहोश है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी दो लोगों से मतलब आपस में झगड़ा हो गया, किसी ने एक दूसरे, मतलब मान लीजिए एक मोहन एक सोहन है, मोहन ने सोहन को मार दिया, सोहन गिर गया, बेहोश हो गया, ठीक है, आपने देख लिया,
क्यों बेहोश है, ठीक। आप जा कर के मतलब बताते हैं, सब लोग उसके पास दौड़ते हैं तो देखते हैं क्या हाल है क्या हाल है, तो जब बेहोश है तब आप बोलते हैं कि मोहन इज स्टिल अनकॉन्शियस, मतलब अभी बेहोश है। वहाँ स्टिल का मतलब क्या, अभी भी बेहोश है। तो जिस वक्त आप बोल रहे हैं वो बेहोश का काम ख़त्म हो गया कि चल रहा है, मतलब कि उसकी बेहोशी अभी लगातार चल रही है, मतलब वो रुका नहीं है, बेहोशी का काम लगातार जारी है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, स्टिल लगा है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया अब तुरंत लाइक दबाइए। लाइक और कमेंट करने में आप थोड़ा भी कंजूसी मत करिए। जब भी आप वीडियो देखिए, आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो तुरंत आप वीडियो को लाइक करिए और अच्छा बुरा जो भी हो आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए देखिए एक वर्ड होता है नेवर और एक वर्ड होता है नॉट। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नॉट का मतलब होता है नहीं। दोनों में क्या अंतर है, नेवर का मतलब कभी नहीं, तो मतलब कभी नहीं का मतलब हमेशा के लिए नहीं, और नॉट का मतलब होता है नहीं, तो इसका मतलब होता है किसी विशेष समय की बात की जाती है जब हम नॉट का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं कल स्कूल नहीं गया, तो हम एक कल विशेष समय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। या मैं बोलूं कि मैं स्कूल नहीं गया, तो मैं स्कूल नहीं गया तो मैं किसी एक विशेष दिन की बात कर रहा हूं। भले दिन में इस सेंटेंस में नहीं दिया, लेकिन सेंस मेरा वही है कि किसी विशेष समय की मैं बात कर रहा हूँ। और नेवर के जब लगा दिया जाए कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, तो किसी विशेष समय की बात नहीं हो रही है, मतलब मैं ज़िंदगी में कभी स्कूल ही नहीं गया, ठीक। और जब नहीं और कभी नहीं में अंतर है। कभी नहीं मतलब परमानेंटली नहीं, और नॉट का मतलब नहीं मतलब किसी विशेष समय की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर समय में ये काम नहीं हुआ, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, लिखा है मोहन नेवर रिकॉग्नाइज्ड रोहित आफ्टर ही गेंड कॉन्शियसनेस, मतलब कि मोहन नेवर रिकॉग्नाइज, मोहन ने रोहित को कभी नहीं पहचाना आफ्टर ही गेंड कॉन्शियसनेस, मतलब कि जब मोहन को होश आया उसके बाद उसने कभी नहीं पहचाना रोहित को, उसने कभी नहीं पहचाना, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, मोहन इन नॉट, नेवर के जगह पे हमने नॉट लगा दिया। मोहन डिड नॉट, सब सेम सेंटेंस है, मोहन डिड नॉट रिकॉग्नाइज रोहित आफ्टर ही गेंड कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन ने उस समय, केवल नहीं, ये डिड नॉट लग गया, नॉट लगे, इसका मतलब हो गया कि मोहन को जब होश आया, तो जिस समय होश आया उस समय उसने रोहित को नहीं पहचाना। और नेवर लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि जब होश आया तब भी और उसके बाद में भी वो कभी परमानेंटली पहचाना ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ। और नॉट लगाने का मतलब ये हुआ कि पहले से बेहोश था, उसको अचानक होश आया, तो जब होश आया, ठीक है ना, तो जिस समय होश आया उस समय नहीं पहचाना, बाद में पहचान लिया होगा। और नेवर का मतलब हो गया कि परमानेंटली कभी नहीं पहचाना, ठीक। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। हाँ, जब भी कोई चीज़ पसंद आती है या कन्फ्यूजन होता है तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लेना चाहिए। कोई भी वीडियो लगातार जब 2 बार देखेंगे, ठीक है, या कोई चीज़ जैसे पसंद आई या कन्फ्यूजन है तो तुरंत बैक करके देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, कहने का मेरे मतलब है कि देखिए उस उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए हम देख रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला रूल आ जाइए। अब एडवर्ब विथ प्रीपोजिशन, ठीक है ना, कि क्या हम एडवर्ब और प्रीपोजिशन एक साथ लगा सकते हैं। तो याद रखिए कि एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन कभी नहीं लगता है, एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन कभी नहीं लगता है। चलिए देखिए, तो एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन कभी नहीं लगता, इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिए, ठीक है। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन कभी नहीं आता, ठीक है ना। अब आ जाइए, आपसे वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने प्रश्न किए थे, आपके सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिलता चला जा रहा है, ठीक है ना। और जब आंसर मिल जाए तो आपको खुशी दिखानी चाहिए और तुरंत वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना चाहिए। चलिए देखिए, मोहन डील्स विथ ऑनेस्टली एंड बोल्डली, ये विथ प्रीपोजिशन है। और ऑनेस्ट एक वर्ड होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। और अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि एडजेक्टिव में अगर हम यल वाई जोड़ दें तो एडवर्ब बन जाता है। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टली एडवर्ब है। बोल्ड
एडजेक्टिव है, इसमें यल वाई जोड़ दिया तो ये एडवर्ब बन गया। क्या बन गया? एडवर्ब। ठीक है, अब इस ऑनेस्टली के पहले मैंने एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन लगा दिया है। अब बात यह है कि सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो ऐसे जान जाइए कि ये एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, अब नहीं लगता है, कैसे नहीं लगता? देखिए, इसका जो मीनिंग निकालेंगे वो अनर्थ हो जाएगा, अर्थ ना आकर के अनर्थ हो जाएगा। कैसे? मोहन डील्स विथ ऑनेस्टली एंड बोल्डली। ठीक है ना, कि मोहन ऑनेस्टली और बोल्डली के साथ काम करता है। तो इस ऐसा लग रहा है जैसे ऑनेस्टली और बोल्डली कोई दो आदमी हैं और उन्हीं के साथ ये डील कर रहा है। इसका सेंस ये निकलेगा। ठीक है, जबकि ये कहने वाला ये कहना चाह रहा है कि वो जो काम करता है वो ईमानदारी पूर्वक करता है, ईमानदारी पूर्वक करता है। ठीक है ना, तो ईमानदारी पूर्वक करता है। ठीक है, मतलब कि उसके काम करने का वो ढंग बता रहा है। क्या बता रहा है? ढंग। ढंग को कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह बोलने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर बताना चाह रहा है। लेकिन हमने जब इससे ही प्रीपोजिशन लगाया तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि ऑनेस्टली और बोल्डली नाम के दो आदमी हैं, उन्हीं के साथ मोहन डील कर रहा है। इसका सेंस से निकलेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सही कैसे करेंगे? ठीक, इसी को आप नाउन बना दीजिए। क्या बना दीजिए? नाउन। प्रीपोजिशन किसके पहले लगता है? नाउन। अब इसको नाउन बना दीजिए। ठीक है, तो अब याद करिए, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। ठीक, क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, और इसको नाउन अगर बनाना हो तो हम जोड़ दें वाई, ऑनेस्टी। ठीक है, बोल्ड एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता है बोल्डनेस। क्या होता है? बोल्डनेस। ठीक है ना, तो ये देखिए दोनों नाउन, यहाँ एंड रहेगा। ठीक है ना, ये दोनों नाउन बना दीजिए। तो मोहन डील्स विथ ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस। ठीक, फिर देखिए, विथ मोस्ट हम्बली आई कॉल यू टू द पार्टी। चलिए देखिए, ये लिखा है विथ मोस्ट हम्बली आई कॉल यू टू द पार्टी। इसका हिंदी होगा कि पूरी विनम्रता पूर्वक के साथ मैं आपको पार्टी में बुला रहा हूँ। पूरी विनम्रता पूर्वक के साथ, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि विनम्रता पूर्वक कोई सामान है या व्यक्ति है, उसके साथ की बात हो रही है। इसका सेंस ये निकलेगा। विथ मोस्ट हम्बली का मतलब हो गया कि विनम्रता पूर्वक के साथ, जबकि कहना क्या चाहिए कि विनम्रता पूर्वक मैं आपको बुला रहा हूँ। विनम्रता पूर्वक के साथ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप भी आइए और विनम्रता पूर्वक को लेकर के आइए, इसका अर्थ ये निकलेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम बोला आप पूरे परिवार के साथ आपको आमंत्रित करते हैं, तो विथ फैमिली आइए। ठीक है ना, आइए। विथ मोस्ट हम्बली मतलब आप आइए लेकिन हम्बली को लेकर के आइए, इसका अर्थ ये निकलेगा कि विनम्रता पूर्वक के साथ आना। ठीक, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है ना, अब हम्बल में देखिए हम्बली लिखा, हम्बल एडजेक्टिव है, यल वाई जोड़ दिया, एडवर्ब बन गया और एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ये भी हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मोस्ट हम्बली आई कॉल यू टू द पार्टी, सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आज आपने कुछ अच्छा और बहुत अच्छा नई नई चीज़ें आपने सीखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सीखा इंग्लिश क्लासेस।